हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का आज की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग पिछले कुछ लेक्चर से प्रैक्टिकल केमिस्ट्री को डिस्कस कर रहे हैं और मैंने अभी लास्ट 2 लेक्चर में आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड प्रैक्टिकल्स को कैसे परफॉर्म करना है उसको बताया है। बच्चों, मैंने अभी पिछले क्लासेस में आपको बताया है कि कैसे फंक्शनल ग्रुप टेस्ट करते हैं। इनमें से जो मेन फंक्शनल ग्रुप टेस्ट हैं जो आपसे पूछे जाते हैं, लगभग वो सारे फंक्शनल ग्रुप कवर हो गए हैं। अब हम लोग दूसरे तरह के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल से रिलेटेड बात करते हैं, जिसमें हम लोग क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डिटेक्शन करेंगे एलिमेंट्स का। मतलब जैसे कोई भी हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज में कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो हम कैसे पता लगाएं कि उसमें कार्बन हाइड्रोजन प्रेजेंट है या नहीं है, और अगर प्रेजेंट है तो कार्बन का परसेंटेज क्या है, हाइड्रोजन का परसेंटेज क्या है, ऑक्सीजन का परसेंटेज क्या है। इन सब बातों पर हम लोग आज बात करेंगे। थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इसलिए मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा स्पीड के साथ हम लोग इस चीज़ को कवर करें। बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ में मैं जाने के लिए नहीं कहूँगा। इसमें जो मेन चीज़ें हैं वो आप समझते चलिए। जो चीज़ें याद करने वाली है, जिसको आपको याद रखना है, वो मैं आपको अंडरलाइन करा दूँगा। उन सभी चीज़ों को आप बिल्कुल मेमोराइज़ कर लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि जो चीज़ आती है लगभग हर एग्ज़ामिनेशन में थ्योरी से रिलेटेड वही चीज़ बार बार पूछी जाती है। रही बात न्यूमेरिकल्स की, तो वो क्वेश्चंस फॉर्मूले बेस्ड रहते हैं, हल्का फुल्का सोचने वाला चीज़ रहता है जो आप आसानी से सीख सकते हो, कर सकते हो। तो आइए बिना समय बर्बाद किए हुए हम लोग डायरेक्टली अपने टॉपिक की तरफ बात करते हैं। ठीक है, हमारा जो टॉपिक है वो है प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और आज की क्लास में जो मेन चीज़ें हम सीखने की कोशिश करेंगे, पहले उनकी बात करें तो एनालिसिस ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का एनालिसिस कैसे करेंगे, मतलब कैसे पता लगाएंगे कि उसमें कौन से एलिमेंट्स हैं या कौन से एलिमेंट्स का टेस्ट कैसे करते हैं, इसको हम बोलते हैं एनालिसिस ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। उसके बाद है क्वालिटेटिव डिटेक्शन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। उन्हीं टेस्ट में हम कार्बन हाइड्रोजन का टेस्ट पढ़ेंगे पहले। उसके बाद क्वालिटेटिव डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन, सल्फर एंड हेलोजन्स एंड फास्फोरस। उसके बाद अगर हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन है, सल्फर है, हेलोजन है और फास्फोरस है, तो उसको कैसे डिटेक्ट करते हैं, क्या उसका टेस्ट लगाते हैं, हम लोग इसकी बात करेंगे। एंड देन जब हम टेस्ट पढ़ लेंगे तब हम क्वांटिटेटिव एस्टिमेट्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन सीखेंगे। मतलब हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन की परसेंटेज क्या है, हम उसके बाद सीखेंगे। एंड देन लास्ट में हम सीखेंगे क्वांटिटेटिव एस्टिमेट्स ऑफ हेलोजन, सल्फर, फास्फोरस एंड नाइट्रोजन्स, जिसको हम ड्यूमा मेथड से कवर करेंगे। ठीक है, तो पहला काम क्या है कि हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसमें कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, हमें ये पता लगाना है। जब हम ये पता लगा लेंगे तब हम बात कर पाएंगे कि वो एलिमेंट का टेस्ट कैसे करेंगे, और फिर बात कर पाएंगे कि उसमें वो एलिमेंट्स कितने परसेंटेज में है। जब हमें एलिमेंट्स पता चल गया, एलिमेंट्स का परसेंटेज पता चल गया, तब हम उसका सिंपल फार्मूला बनाएंगे जिसको हम मॉलिक्यूलर फार्मूला बोलेंगे। ठीक है, आपका एम्पिरिकल फार्मूला बोलेंगे, और एम्पिरिकल फार्मूले के बाद हम लोग इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाएंगे। एंड देन फिर फंक्शनल ग्रुप टेस्ट करके हम इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाएंगे। ये हमारा ओवरऑल टारगेट रहता है, जिसको हम एक एक करके पढ़ रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में इंट्रोडक्शन की। डायरेक्टली आइए, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की जब हम एनालिसिस करते हैं तो उस एनालिसिस को हम 2 तरीके से करते हैं। आपको पता है, नंबर 1 क्वालिटेटिव और दूसरा है क्वांटिटेटिव। एलिमेंट्स का पता लगाना, कार्बन है या नहीं है, हाइड्रोजन है या नहीं है, नाइट्रोजन है अथवा नहीं है, सल्फर है अथवा नहीं है, हेलोजन है अथवा नहीं है। इन सब चीज़ों का यस और नो में पता लगाना, मतलब कौन सा एलिमेंट है और कौन सा एलिमेंट नहीं है, इसका पता लगाना, इसको हम बोलते हैं
क्वालिटेटिव एनालिसिस को क्या बोलते हैं? क्वालिटेटिव एनालिसिस। और जब हमें पता चल जाता है कि वो एलिमेंट्स प्रेजेंट है या नहीं है, तब हम पता लगाते हैं कि कार्बन का परसेंटेज क्या है, हाइड्रोजन का परसेंटेज क्या है, नाइट्रोजन का परसेंटेज क्या है, सल्फर का परसेंटेज क्या है। परसेंटेज का मतलब हम मात्रा के बारे में, क्वांटिटी के बारे में बात करने लगते हैं, और उस एनालिसिस को जिसमें हम परसेंटेज फाइंड आउट करते हैं उसको हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की एनालिसिस दो तरीके से करी जाती है, क्वालिटेटिव एंड देन क्वांटिटेटिव। दोनों को मैंने बता दिया है, आप रीडिंग लगा लीजिएगा तो आपको चीज़ और बेहतर समझ में आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें हम कैसे पता लगाएंगे कि उसमें कार्बन है या फिर हाइड्रोजन है। मतलब हमारे पास कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है ये हमें पता लगाना है। तो हम एक एक करके बात करते हैं। चूँकि मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन तो डेफिनेटली होता है, हाँ हाइड्रोजन को लेकर कभी कभी दिक्कतें होती हैं, किसी किसी कंपाउंड में हाइड्रोजन नहीं होता है। फॉर एग्जांपल जैसे देखें CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो इसमें हाइड्रोजन नहीं दिख रहा है, तो ऐसा नहीं कह सकते हैं हम कि हाइड्रोजन नहीं होगा। हाँ, चूंकि हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, कार्बनिक रसायन की, तो डेफिनेट सी बात है कि कार्बन तो उसमें होगा ही होगा। तो कार्बन उसमें जब होगा तो इसलिए हम लोग बात करते हैं कि कार्बन को हम टेस्ट कैसे करें, हम कैसे पता लगाएं कि उसमें कार्बन प्रेजेंट है या नहीं है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है अथवा नहीं है। तो इसको हम कैसे पता लगाएं, उसके लिए हम लोग जो मेथड यूज़ करते हैं वो मेथड हमने यहाँ लिखा हुआ है। पहले आप इस मेथड की थोड़ी सी समरी डिस्कस कर दे रहा हूँ मैं, जिससे आपको पता रहेगा कि कैसे हम लोग इस मेथड को करते हैं। देखो हमने करना क्या है, हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हम इसको गर्म करेंगे CuO जिसको बोलते हैं क्यूप्रिक ऑक्साइड। हम इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ हीट करेंगे, गर्म करेंगे। ऐसा करने से होगा क्या, क्यूप्रिक ऑक्साइड एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये ऑक्सीडाइज कर देता है, कार्बन को बदल देता है कार्बन डाइऑक्साइड में, और हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर देता है H2O में। ध्यान से सुनना, कार्बन को ऑक्सीडाइज कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड में और हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर देता है वाटर में। ठीक है, ऐसा तब होता है जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को हीट करते हैं क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ। देखो सबसे पहले यही करना है, हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको हम क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ मिक्स करेंगे और हीट कर देंगे। तो जितना भी उसमें कार्बन होगा दैट विल बी ऑक्सीडाइज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, एंड जितना भी उसमें हाइड्रोजन होगा दैट विल बी ऑक्सीडाइज इनटू वाटर। ठीक है, अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड जो बना, H2O जो बना वो आगे बढ़ेगा, क्योंकि एक ट्यूब में हमने उसको गर्म किया है, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी वो आगे भी जाएगी, वाटर होगा वो भी आगे जाएगा। तो हम क्या करते हैं, एक सब्सटेंस लेते हैं जिसका नाम होता है कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड नहीं, कॉपर सल्फेट। हमारे पास एक सब्सटेंस है जिसका नाम है कॉपर सल्फेट। ठीक है, ध्यान से सुनना, हमारे पास सब्सटेंस है कॉपर सल्फेट। ये जो कॉपर सल्फेट होता है एक्चुअली ये वाइट कलर का होता है, मतलब कलरलेस होता है, सीधा सीधा समझ लो कलरलेस होता है अगर ये एनहाइड्रस है तो। अब अगर इसी कॉपर सल्फेट में हम पानी को मिला दें तो कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, मतलब ये जो पानी हमने मिलाया है ये उस पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा और एक क्रिस्टल बनाएगा जिसका फॉर्मूला होगा CuSO4.5H2O, और इसका कलर होता है ब्लू, नीला। जब तक ये एनहाइड्रस है, जब तक इसमें मॉइस्चर नहीं है, पानी नहीं है, तब तक इसका कलर है सफ़ेद। और जैसे ही हमने इसमें मॉइस्चर मिलाया, पानी मिलाया और इस तरह का क्रिस्टल बन गया, और इस तरह के क्रिस्टल बनने के बाद उसका कलर कैसा हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा, नीला हो जाएगा। और नीला कलर होना इस बात का इंडिकेशन है कि वाटर बन गया है,
या वाटर की प्रेजेंस है, वाटर को हम इसी तरह से टेस्ट करते हैं। तो आप खुद से बताओ, अगर हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसको हमने CuO के साथ या क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ हीट किया, हीट करने से कार्बन कन्वर्ट हुआ कार्बन डाइऑक्साइड में, हाइड्रोजन कन्वर्ट हुआ H2O में। ये दोनों चीज़ें उस आपके बीकर से या उस आपके फ्लास्क से बाहर निकलेंगी, और बाहर निकलते ही अगर हम एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट को रख दें, तो एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट से जब ये गैसें पास करेंगी तो जितना भी इसमें मॉइस्चर होगा, पानी होगा, H2O होगा, वो कॉपर सल्फेट उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, और एब्जॉर्ब करने से उसका एक तो वेट बढ़ेगा, और वेट बढ़ने के साथ साथ कॉपर सल्फेट जो है उसका कलर चेंज हो जाएगा, वो ब्लू कलर का हो जाएगा। और ब्लू कलर का होना इस बात को कंफर्म कर देगा कि H2O बन रहा है, और H2O तभी बनेगा जब उसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। मीन्स हाइड्रोजन की प्रेजेंस यहाँ जस्टिफाई हो जाएगी। मीन्स हाइड्रोजन का टेस्ट हम इस तरह से करते हैं। अब जो CO2 बनी उसका क्या करें? तो उस CO2 को हम क्या करते हैं, हम पास करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में, चूने के पानी में, लाइम वाटर में हम उसको पास कराते हैं। मतलब जो CO2 गैस गुजर रही है उसको हम कहाँ पर पास करा देंगे? कैल्शियम कार्बोनेट में। तो कैल्शियम कार्बोनेट CO2 जब उसमें पास करेगी तो कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है, जिसको हम चूने का पानी बोल रहे हैं, लाइम वाटर बोल रहे हैं, उसमें जब CO2 गैस पास करेगी तो CO2 गैस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट बना लेगी, जिसका कलर मिल्की होता है। अगर मिल्की कलर का कैल्शियम कार्बोनेट बन गया तो ये कंफर्म हो गया कि गैस कौन सी थी? CO2। और CO2 गैस तभी होगी जब हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन प्रेजेंट होगा। ये पूरा फुल मेथड है जो लिखा हुआ है, जो इक्वेशन लिखी हुई है। आप बेहतर होगा एक कहानी के तौर पर आप इसको याद करो। ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसमें कार्बन तो होना ही होना है, हाइड्रोजन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हम सबसे पहले यही जांचेंगे कि क्या हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन हाइड्रोजन प्रेजेंट है या नहीं है। उसके लिए करना क्या है? हमें करना केवल इतना सा है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसे क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ मिलाना है और गर्म कर देना है। क्यूप्रिक ऑक्साइड एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो कार्बन होता है उसे CO2 में ऑक्सीडाइज कर देता है, और हाइड्रोजन को H2O में ऑक्सीडाइज कर देता है। अब H2O को और CO2 को हम दो चैम्बर से पास करते हैं या दो जगह से पास करते हैं। पहले जगह रखा रहता है कॉपर सल्फेट, तो जितना भी H2O उसमें से जाता है, H2O सारा एब्जॉर्ब हो जाता है। कॉपर सल्फेट जब तक एनहाइड्रस था तब तक कलरलेस था, अब वो एब्जॉर्ब हो गया कॉपर सल्फेट में, तो ब्लू कलर डेवलप हो गया। और ब्लू कलर का डेवलप होना इस बात का इंडिकेशन है, कंफर्मेशन है कि H2O बन गया, और जो कि तभी पॉसिबल है जब हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोजन होगा। अब हम बाकी बची हुई गैस दैट मीन CO2 को आगे भेजेंगे, और आगे रखा हुआ है लाइम वाटर। लाइम वाटर में जैसे ही CO2 गैस पास होगी, लाइम वाटर के साथ वो रिएक्शन करेगी और कैल्शियम कार्बोनेट बना लेगी। कैल्शियम कार्बोनेट मिल्की कलर का होता है, और अगर मिल्की कलर का कैल्शियम कार्बोनेट बन गया तो यहाँ से भी हमारा कंफर्म हो गया कि ये गैस CO2 थी, जो कि तभी बन सकती है जब ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन प्रेजेंट होगा। तो इस तरह से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन का डिटेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, यही सब बातें लिखी हुई हैं। मैं केवल इक्वेशन पर फोकस कर रहा हूँ जो स्लाइड्स में है, जिससे आप आराम से चीज़ों को सीख पाओ। ठीक है, देखो, इसको लिविंग्स मेथड बोलते हैं, इस पूरे प्रोसेस को लिविंग्स मेथड कहते हैं। याद रखिएगा, आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि कार्बन और हाइड्रोजन का जो डिटेक्शन है वो किस मेथड से किया जाता है, तो इसको लिविंग्स मेथड कहते हैं। अब लिविंग्स मेथड में करते क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो कार्बन है वो CuO के साथ ऑक्सीडाइज हो जाता है, CO2 बनाता है, और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोजन है वो CuO के साथ ऑक्सीडाइज हो जाता है और बनाता है H2O। ये जो CO2 है इसको हम पास कराएंगे कहाँ? लाइम वाटर से, और लाइम वाटर मिल्की या कहें तो वाइट कलर का हो जाएगा बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। और अगर हम CO2 गैस को एक्सेस में पास करेंगे, मतलब CO2 गैस मान लो ढेर सारी बन गई तो मिल्की कलर हो गया, ठीक है। अगर CO2 गैस एक्सेस में पास हो जाएगी
तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये फर्दर कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सेस से रिएक्शन करेगा और कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनाएगा जो कि कलरलेस होता है। दैट मीन्स समझना, CO2 को लाइम वाटर में पास करेंगे तो पहले स्टेप में कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, उसका कलर मिल्की हो जाएगा। अब हम CO2 गैस को पास करते जा रहे हैं, लगातार करते जा रहे हैं, तो वो जो मिल्की कलर का कैल्शियम कार्बोनेट बना था वो फर्दर रिएक्शन करेगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और बनाएगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट। और कैल्शियम बाइकार्बोनेट कलरलेस होता है, मींस पहले CO2 पास करने से लाइम वाटर में मिल्की कलर आएगा, फर्दर पास करने से वो मिल्की कलर गायब हो जाएगा। अगर ऐसा पूरा प्रोसेस दिखाई देता है तो ये CO2 की प्रेजेंस को कंफर्म करता है, और जो तभी पॉसिबल है जब ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन प्रेजेंट होगा। ये चीज़ ये लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। अब हम बात करते हैं हाइड्रोजन की प्रेजेंस को कैसे बताया गया है। केवल इक्वेशन पे जाऊंगा, लैंग्वेज आप पढ़ लीजिएगा खुद से, ठीक है। इसमें देखो, द H2O formed in the reaction is tested with anhydrous copper sulfate which is white color. In the presence of water, copper sulfate becomes CuSO4.5H2O that has blue color. तो देखो, कॉपर सल्फेट जब तक एनहाइड्रस था वाइट कलर का था, जब इसने वाटर को एब्जॉर्ब किया तो कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट बनाता है जिसको हम ब्लू विट्रियोल कहते हैं, और ब्लू विट्रियोल की वजह से उसमें नीला रंग डेवलप होता है, और नीला रंग का डेवलप होना इस बात को कंफर्म कर देता है कि H2O एब्जॉर्ब हुआ है, जो कि तभी बन सकता है जब हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। ये इस मेथड के द्वारा यहाँ बताया गया है। अब ये चीज़ आपकी लिखी हुई है, इसको आप देख लीजिएगा। हम अभी एलिमेंट डिटेक्शन में कार्बन और हाइड्रोजन का एलिमेंट डिटेक्शन कर चुके हैं। अब आप ध्यान से इस डायग्राम में इस प्रोसीजर को समझ सकते हो। देखो क्या लिखा हुआ है, ध्यान से समझना। ऑर्गेनिक कंपाउंड मिक्स्ड विथ CuO, ये जो सब्सटेंस है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें CuO को मिक्स किया गया है। हमने इसको हीट किया, गर्म किया। गर्म करने से बीच में सबसे पहले क्या रखा हुआ था, कॉपर सल्फेट, जिसने मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लिया। H2O और CO2 दोनों चीज़ें बन रही थी, ये एब्जॉर्ब हो गया, मॉइस्चर एब्जॉर्ब हो गया कॉपर सल्फेट के द्वारा। और यहाँ पर रखा हुआ है लाइम वाटर जिसमें CO2 एब्जॉर्ब हो जाएगा। देखो ये बन गया हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट जिसका कलर चेंज हो गया, और यहाँ CO2 गैस बन गई जिसकी वजह से यहाँ कलर चेंजेस देखने के लिए मिलेगा। और इस तरीके का प्रोसीजर अगर हम करते हैं और हम इस तरह के चेंजेस को फाइंड आउट करते हैं तो हम यहाँ पर कंफर्म करते हैं कि हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन दोनों एलिमेंट प्रेजेंट हैं। यहाँ तक किसी स्टूडेंट को यदि कोई दिक्कत हो तो पूछ सकता है। तो एलिमेंट डिटेक्शन में हमने कार्बन और हाइड्रोजन एलिमेंट्स को डिटेक्ट किया, ठीक है। अब हम बात करते हैं और दूसरे एलिमेंट्स की। देखो, डिटेक्शन ऑफ अदर एलिमेंट्स सच एज नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन एंड फॉस्फोरस। अब हम लोगों को 4 एलिमेंट्स का डिटेक्शन करना है। इवन 4 नहीं कहेंगे, 4 से ज़्यादा हैं। देखो, नाइट्रोजन तो सिंगल एलिमेंट्स है, सल्फर दूसरा एलिमेंट है, हेलोजन जिसमें क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये आते हैं, और फॉस्फोरस। तो टोटल हमारे पास 1 2 3 4 5 एंड 6 एलिमेंट्स के टेस्ट करने हैं। अब 6 एलिमेंट्स के टेस्ट हम कैसे करते हैं उसको ध्यान से समझना। देखो, हमें एलिमेंट का टेस्ट करना है। अब एलिमेंट का टेस्ट करने के लिए हम लोग करेंगे क्या, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड कोवेलेंट नेचर के होते हैं, आयोनिक तो होते नहीं हैं, तो हम सबसे पहले इन कोवेलेंट कंपाउंड्स को आयोनिक कंपाउंड्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। कैसे करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जो भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का हम सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, तरीका समझना, सब लिखा हुआ है, इत्मीनान से आप पढ़ लेना। मैं आपको बिल्कुल तरीका बोल के बता रहा हूँ, कहानी की तरह सुनो। परफॉर्म वैसे ही करना है, ज़्यादा कुछ होगा नहीं। जो केमिस्ट्री है वो आपको लर्न करनी पड़ेगी। 2-3 बार आप लिख करके, फॉर्मूले लिख करके याद कर लोगे तो आपको चीज़ वैसे भी याद हो जाएगी, ठीक है। इसमें मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो है वो याद करने वाली हैं, तरीका हम बदल नहीं सकते हैं। हाँ, लॉजिक बताने वाली बात है वो हम लॉजिक बताएंगे, बट जो
प्रोसेस है वो चेंज नहीं हो सकता है, इसलिए आपको वैसा प्रोसेस याद करना पड़ेगा। क्या चीज़ है, सबसे पहले याद रखो कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो कोवेलेंट नेचर का है। कोवेलेंट नेचर का होने की वजह से हम जो इनऑर्गेनिक एनालिसिस करते थे कंपाउंड्स की, जिसमें आपने कैटायन और एनायन का आपने देखा था कि कौन सा एसिड रेडिकल है, कौन सा बेसिक रेडिकल है, ये आपने जो मेथड्स निकाले थे, मतलब जो किए थे, वो मेथड हम डायरेक्टली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे अप्लाई नहीं कर पाते, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे अप्लाई नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये कोवेलेंट नेचर के होते हैं। तो हमारा पहला काम ये होता है कि इन कोवेलेंट कंपाउंड्स को आयोनिक कंपाउंड्स में बदल दिया जाए। और बदलने के लिए हम क्या करते हैं, हम बनाते हैं सोडियम एक्सट्रैक्ट। सोडियम एक्सट्रैक्ट हम लोग बनाते हैं, और सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाने के बाद फिर हम कुछ केमिकल्स मिलाते हैं जिसमें कलर चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं, या कुछ एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड बनते हुए हमें दिखेंगे। और यदि वो कंपाउंड्स बनते हुए दिखते हैं, वो चेंजेस हम लोगों को दिख जाते हैं, तब हम लोग ये कंफर्म कर देते हैं कि हमारे गिवन कंपाउंड्स में, गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर, फास्फोरस, ये सब चीज़ प्रेजेंट है। तो इस टेस्ट को लेसेने टेस्ट हम लोग कहते हैं, कुछ लोग लेजिग्ने प्रोनाउंस करते हैं, जो भी आप प्रोनाउंसिएशन करना चाहो। तो हम लोग इस टेस्ट को करते हैं, कौन सा टेस्ट, लेसेने टेस्ट, जिसको हम लेजिग्ने भी प्रोनाउंस कर सकते हैं। तो लेसेने टेस्ट किसके लिए होता है, याद रखना, कार्बन और हाइड्रोजन के लिए लीबिंग्स मेथड था। बाकी सब का मतलब है नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, हेलोजन, इन सब के लिए जो टेस्ट है वो लेसेने टेस्ट है, लेसाने टेस्ट है। अब इस टेस्ट में करते क्या है, सबसे पहले हम सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाते हैं, जिसको बोलते हैं प्रिपरेशन ऑफ लेसेने एक्सट्रैक्ट, या इसी को बोलते हैं सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट। अब देखो इसमें करते क्या है, सबसे पहले हम एक इग्निशन ट्यूब लेते हैं। ये हमारे पास एक इग्निशन ट्यूब है, ठीक है, ये हमारे पास एक इग्निशन ट्यूब है। अब मैं इसको इधर से लॉक कर दे रहा हूँ। ये हमारे पास एक इग्निशन ट्यूब है, ठीक है, ये इग्निशन ट्यूब हमने ले ली। अब इस इग्निशन ट्यूब में हम क्या करेंगे, सोडियम का पीस रखेंगे। ध्यान से सुनना, हम क्या करने वाले हैं, इग्निशन ट्यूब में यहाँ पर हमने क्या ले लिया, पीस ऑफ सोडियम, यहाँ पर हमने लिया पीस ऑफ सोडियम, यहाँ हमने सोडियम का एक टुकड़ा ले लिया। सोडियम का टुकड़ा लेने के बाद अब हम इसमें क्या भरेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब हमने रेड कलर से जो दिखाया हुआ है ना, दैट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो हमारे पास कंपाउंड है। अब हम थोड़ा सा उसके अंदर ये डाल देंगे, एंड देन उसी इग्निशन ट्यूब में हम बाहर साइड से भी क्या लगा देंगे, सोडियम। सोडियम का टुकड़ा यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और बीच में हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये हमने कहाँ पर भरा हुआ है, ये भरा हुआ है इग्निशन ट्यूब में। यहाँ पर हमने कहाँ पर भरा हुआ है इसको, हमने भरा हुआ है इसको इग्निशन ट्यूब में। हमने इसको कहाँ भरा हुआ है, इग्निशन ट्यूब के अंदर भरा हुआ है, ठीक है, इग्निशन ट्यूब के अंदर भरा हुआ है। अब हम इसे क्या करेंगे, गर्म करेंगे। गर्म करेंगे तो क्या होगा, ये सोडियम मेल्ट होगा, ये सोडियम मेल्ट होगा, मेल्ट होकर के दोनों इस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के टच में आएंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड से सोडियम के साथ रिएक्शन कर लेगा, और सोडियम के साथ रिएक्शन करके सोडियम सॉल्ट बनाएगा। अब सोडियम सॉल्ट कैसे बनता है अभी बात करते हैं। सोडियम सॉल्ट बनाएगा, तो सोडियम सॉल्ट अंदर ही अंदर बन गया। शुरुआत में हम करते हैं धीरे धीरे गर्म, जिससे ये आराम से पिघल जाए, रिएक्शन कर ले। जब रिएक्शन हो गई, मेल्ट हो गया वो, अब हम इस ट्यूब को तेज गर्म करते हैं, और गर्म करके एक बीकर में, ये बीकर है या पोर्शनल डिश कोई भी ले सकते हो, इस बीकर में ऑलरेडी थोड़ा सा पानी भरा हुआ है। इस पानी में इस गरम गरम ट्यूब को हम अंदर डाल देते हैं, ये गरम गरम ट्यूब अंदर डाल देते हैं। आप बताओ, एकदम रेड हॉट ट्यूब है और पानी में जाएगी तो टूट जाएगी, नहीं टूटती है तो हम इसको तोड़ देते हैं, ठीक है। और तोड़ने के बाद वो जो सोडियम सॉल्ट्स बने थे वो आयोनिक नेचर के थे, और वो वाटर में क्या हो गए, डिज़ोल्व हो गए। थोड़ा शेक करते हैं, इस पूरे सॉल्यूशन को हम गर्म करते हैं, गर्म करके थोड़ा सा एवेपोरेट कर देते हैं पानी को, और उसके बाद इसको छान लेते हैं। छानने के बाद जो नीचे हम लोगों को छना हुआ लिक्विड मिलता है उसे हम कहते हैं लेजिग्ने एक्सट्रैक्ट, या इसी को बोलते हैं सोडियम फ्यूज़न एक्सट्रैक्ट। इस एक्सट्रैक्ट्स में हुआ क्या, इसमें जितना नाइट्रोजन था
जो कि पहले कोवेलेंट नेचर में था, जितना सल्फर था जो पहले कोवेलेंट नेचर का था, या जितना हैलोजन या फास्फोरस था जो पहले कोवेलेंट नेचर में था, वो अब सोडियम के साथ रिएक्शन करके कुछ ऐसे सॉल्ट्स का फॉर्मेशन करेगा जो आयोनिक नेचर के होंगे, और आयोनिक नेचर में होने की वजह से अब इनकी हम रिएक्शन कुछ दूसरे केमिकल से कराएंगे, और वो जो आयोनिक कंपाउंड बनना चाहिए था क्या वो वाकई में बना है, ये उस टेस्ट से पता चल जाएगा, जिससे कंफर्म हो जाएगा कि हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, हैलोजन प्रेजेंट है या फिर नहीं है। क्लियर हुआ? तो सबसे पहले हमें करना क्या है, सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाना है, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट बनाना है। कोई पूछे क्यों बनाना है, रीज़न आपको पता है, कैसे बनाना है, तरीका आपको पता है। इग्निशन ट्यूब, पहले सोडियम का टुकड़ा, फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड, फिर सोडियम का टुकड़ा, फिर उसको हीट करेंगे हल्के हल्के से जिससे वो मिक्स हो जाए। उसके बाद तेज़ी से रेड हॉट गर्म करेंगे और पानी में रखकर उसे तोड़ देंगे, जिससे जो भी उसमें सोडियम सॉल्ट्स बने होंगे वो उस पानी में क्या हो जाएंगे, डिज़ोल्व हो जाएंगे। अब डिज़ोल्व होने के बाद आयोनिक कंपाउंड्स उसमें पहुंच चुके हैं, इनका सिंपल टेस्ट लगाएंगे, और टेस्ट अगर पॉजिटिव आते हैं तो हमें पर्टिकुलर एलिमेंट्स की प्रेजेंस कंफर्म हो जाती है, और हम ये पता लगा पाते हैं कि हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में सल्फर, फास्फोरस, नाइट्रोजन, हैलोजन है या फिर नहीं है। और इस टेस्ट को लेसेने टेस्ट या फिर लेजिग्ने टेस्ट के नाम से हम जानते हैं, और ये इसमें मेथड है। ठीक है, अब इसी मेथड को लैंग्वेज में लिखा हुआ है, पढ़ लीजिएगा, पूरा नहीं पढ़ रहे हैं, उसमें मेथड हमने बता दिया है। जो हमने आपको समझाया है वो एक तरीके से यहाँ देखो है। सबसे पहले ड्राई सोडियम हमने एक ट्यूब में ले रखा है, उसके बाद देखो थोड़ा सा ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने लिया हुआ है। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेने के बाद हमने इसको हल्का गर्म किया है, गर्म करने से फिर उसको इस पोर्सिलेन डिश में उसको तोड़ दिया है, उसको फिल्टर कर लिया है, छान लिया है। छानने के बाद जो लिक्विड मिला है ये लेजिग्ने एक्सट्रैक्ट है, इसको थोड़ा गर्म कर लेंगे। गर्म करने के बाद दोबारा छान लेंगे, और डिस्टिल्ड वाटर जो हमें मिला है उसको हम क्या बोलेंगे, ये हमारा लेजिग्ने टेस्ट है। सॉरी, ये यहाँ पर हमने इसको हाँ ठीक है, वही चीज़ है, क्रम आपका इस तरह से था। फाइनली लास्ट में आपको क्या मिल जाता है, लेजिग्ने एक्सट्रैक्ट मिल जाता है। मेथड आपको समझ में आ गया होगा, मैंने पूरा डिटेल में समझाया है, तो आपको मेथड समझ में आ गया होगा, आपको बहुत ज़्यादा उलझना नहीं है उसमें। जो चीज़ मेथड हमने बताई है बस उसी तरह से आप करो, और फाइनली आपको क्या मिल जाता है, लेजिग्ने एक्सट्रैक्ट मिल जाता है। ठीक है, जो इग्निशन ट्यूब रेड हॉट थी ना, देखो यहाँ लिखा भी है, इग्निशन ट्यूब टर्न्स टू रेड हॉट, डिस्टिल्ड वाटर में हमने उसको डाल दिया, एडिशन ऑफ इग्निशन ट्यूब इनटू डिस्टिल्ड वाटर। उसके बाद उसको छान लिया जैसे कांच के पीस अलग हो जाए। फिर इसको लिक्विड को हमने गर्म कर दिया, कॉन्सेंट्रेटिंग द मिक्सचर ऑफ हीटिंग बाय हीटिंग, इसको कॉन्सेंट्रेट कर दिया, और उसके बाद इसको फिल्टर कर लिया। तो जो लिक्विड आपको मिला उसको क्या बोलते हैं, लेजिग्ने एक्सट्रैक्ट बोलते हैं। और इस तरह से हमें सोडियम एक्सट्रैक्ट या फिर कहें तो लेजिग्ने एक्सट्रैक्ट मिल जाता है। ये लेजिग्ने एक्सट्रैक्ट बनाने के बाद, सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाने के बाद उसमें एक्चुअली केमिकल रिएक्शन क्या होती है उसको देखो अगर उसमें अगर उसमें कार्बन था और नाइट्रोजन दोनों थे, ध्यान से सुनना, कार्बन तो हो गई, स्वाभाविक सी बात है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और नाइट्रोजन दोनों था, कार्बन और नाइट्रोजन अगर प्रेजेंट था तो वो सोडियम के साथ रिएक्शन करके सोडियम साइनाइड में कन्वर्ट हो चुका होगा। लेजिग्ने एक्सट्रैक्ट जो हमने बनाया है, सोडियम एक्सट्रैक्ट हमने जो बनाया है, उसमें कार्बन नाइट्रोजन जो पहले कोवेलेंट नेचर में था वो सोडियम के साथ रिएक्शन करके सोडियम साइनाइड में कन्वर्ट हो चुका है। इसी तरह से यदि उसमें सल्फर रहा होगा तो वो सोडियम के साथ रिएक्शन करके सोडियम सल्फाइड बनाया होगा। इसी तरह से यदि उसमें हैलोजन होगा तो वो सोडियम से रिएक्शन करके सोडियम हैलाइड, दैट मीन्स सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड एंड सोडियम आयोडाइड में कन्वर्ट हो चुका होगा। अब देखो एक ही कंपाउंड में सब कुछ नहीं रहेगा, और हो सकता है सब कुछ हो भी, हमें क्या फ़र्क पड़ता है, हमें तो ये पता है कि हमने सोडियम की रिएक्शन ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ करा दी है, और कराने के बाद यदि उसमें नाइट्रोजन होगा, कार्बन तो चूंकि ऑलरेडी था तो वो सोडियम साइनाइड बना चुका होगा,
यदि उसमें सल्फर रहा होगा तो वो सोडियम सल्फाइड में बदल चुका होगा, और यदि उसमें हैलोजन होगा तो वो सोडियम हैलाइड में कन्वर्ट हो चुका होगा। अब हुआ है कन्वर्ट या नहीं हुआ है ये हम आगे टेस्ट करेंगे, मगर ये हुआ होगा जब हमने सोडियम के साथ उसको हीट किया तब। ठीक है, अब हम मान के चल रहे हैं ये कन्वर्ट हुआ होगा। अब एक एक करके टेस्ट करते हैं। सबसे पहले करते हैं टेस्ट फॉर नाइट्रोजन यूजिंग लेजिग्ने एक्सट्रैक्ट। जो लेजिग्ने एक्सट्रैक्ट हमने बनाया है जिसमें हम मान रहे हैं कि उसमें नाइट्रोजन था और वो सोडियम साइनाइड में बदल गया, तो क्या नाइट्रोजन वाकई में था? इसको हम टेस्ट कैसे करेंगे? उसके लिए हम लोग सबसे पहले किसका टेस्ट कर रहे हैं? टेस्ट फॉर नाइट्रोजन यूजिंग लेजिग्ने एक्सट्रैक्ट। अब देखो कैसे करते हैं, ध्यान से सुनना। टेस्ट को हम रिएक्शन के बेस पे बता रहे हैं, आप रिएक्शन से समझते चलना। ठीक है, देखो हम लोग क्या करते हैं, लेजिग्ने एक्सट्रैक्ट लेते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना। लेजिग्ने एक्सट्रैक्ट लेते हैं और उसमें डालते हैं फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन। लेजिग्ने एक्सट्रैक्ट लेते हैं और उसमें डालते हैं फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन। तो जो फेरस सल्फेट होता है वो साइनाइड आयन से रिएक्शन कर लेता है और साइनाइड आयन से रिएक्शन करके एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, जिसका जो कलर है वो ग्रीन रहता है। ठीक है, या समझ लो प्रेसिपिटेट बनाता है, जो ग्रीन कलर का प्रेसिपिटेट बनता है। अब इसमें हम लोग थोड़ा सा क्या मिला देते हैं, Fe3+ आयन मिला देते हैं। Fe3+ आयन मिला देते हैं, दैट मीन्स फेरिक क्लोराइड मिला देते हैं। तो इसमें जो ग्रीन कलर था वो डिज़ोल्व होकर के इसमें क्या मिलता है, प्रूशियन ब्लू कलर मिलता है, नीले रंग का सोल्यूशन हमको मिल जाता है। और यदि ऐसा टेस्ट परफॉर्म होता है तब हम बोलते हैं कि उसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है। ध्यान से सुनना, मैं रिपीट कर रहा हूँ, बड़े तसल्ली से सुनो। एक्चुअली देखो थोड़ा सा दिक्कत क्या है, इसको समझने की कोशिश करना। जो आपकी NCERT है उसमें जो रिएक्शंस लिखी हुई हैं वो आयोनिक फॉर्म में लिखी हुई हैं इस तरह से। इन रिएक्शंस को थोड़ा समझने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। अगर पूरे एग्जैक्टली अगर हम कंपाउंड लिख दें तो मच बेटर। थोड़ा सा कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर याद करने में ज़रूर दिक्कत होगी, मगर वो रिएक्शन समझने में थोड़ी आसान रहती है। मगर होता क्या है, यहाँ पर जो आपको रिएक्शंस दी हुई है ये आयोनिक फॉर्म में दी हुई है, NCERT में दी हुई है, इसलिए एग्जामिनेशंस में इसी तरह से पूछा जाता है। मतलब आयोनिक फॉर्म में ज़्यादातर दिया रहता है, बट जब आप इसको समझने की कोशिश करते हो तो आयोनिक फॉर्म में थोड़ा समझने में दिक्कत आती है। तो वो दिक्कत आपको ना फील हो, इसलिए सबसे बढ़िया तरीका यही है कि आपको जो मेथड मैं बता रहा हूँ उसकी लैंग्वेज याद रखो। ठीक है, आपने करना क्या है, हमने मान लिया कि हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन था। हम कंफर्म करेंगे उसे लेजिग्नेट टेस्ट से। ठीक है, हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन था जो कि कोवेलेंट नेचर में था। हमने उसका सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाया, सोडियम के साथ उसको हीट किया, फाइनली वो सोडियम साइनाइड में बदल गया। अब वो सोडियम साइनाइड में बदल गया तो अब हम टेस्टिंग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा सोडियम एक्सट्रैक्ट है जिसमें सोडियम साइनाइड मीन्स Cn- मौजूद है, उसमें हम फेरस आयन वाला कोई कंपाउंड डालेंगे जिसका नाम देखो लिखा हुआ है आयरन 2 सल्फेट, जिसको हम बोलते हैं फेरस सल्फेट। आयरन 2 सल्फेट का फॉर्मूला होता है FeSO4, इसी को हम बोलते हैं आयरन 2 सल्फेट। हम लोग ये मिलाते हैं। ठीक है, लेजिग्ने एक्सट्रैक्ट फर्स्ट रिएक्ट विद आयरन 2 सल्फेट टू फॉर्म सोडियम हेक्सासाइनोफेरेट 2, ये बनता है सोडियम हेक्सासाइनोफेरेट 2। ये बन जाता है जब हम फेरस सल्फेट के साथ इस रिएक्शन को कराते हैं। ठीक है, अब अगर इसमें सोडियम नहीं दिख रहा है तो अगर आप सोडियम लगाना चाहो तो ये बनता है Na2 FeCN का होल 6। इसको पढ़ते हैं सोडियम हेक्सासाइनोफेरेट 2। ठीक है, ये बन जाता है जब हम फेरस सल्फेट की रिएक्शन कराते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। इसका जो कलर है वो कैसा रहता है, ग्रीन रहता है, हल्का हरा कलर रहता है। ठीक है, प्रेसिपिटेट के फॉर्म में रहता है
और ग्रीन कलर का रहता है। अब देखो लिखा है ऑन हीटिंग विथ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड Fe2 ion are oxidized to Fe3 plus ion. The reaction is given as Fe2 plus ion H plus ion से ऑक्सीडाइज होकर के क्या बना लेती है, Fe3 plus ion बना लेती है। अब this Fe3 plus ion form react with hexacyanoferrate 2 to produce Fe3 या आयरन 3 हेक्सासाइनोफेरेट 2 फेरीफेरोसाइनाइड विच कन्फर्म द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन। फेरीफेरोसाइनाइड इज प्रूशियन ब्लू इन कलर। दिस रिएक्शन इज गिवन एज फॉलोज। रिएक्शन को एनसीईआरटी के फॉर्म में जैसे लिखा जाता है वो लिखा हुआ है, ठीक है। अब थोड़ा सा आप रिएक्शन को एनसीईआरटी के हिसाब से मत सोचो। आप पहले इसका जो तरीका है पहले वो तरीके को सीख लो। देखो करना क्या है, हमें केवल इतनी सी चीज़ करना है कि हमारे पास जो सोडियम एक्सट्रैक्ट है उसमें हम फेरस सल्फेट मिलाएंगे और गर्म कर देंगे। फेरस सल्फेट मिलाकर गर्म करने से हमें क्या मिलेगा, Na2FeCN6 मिलेगा, जिसको हम बोलते हैं सोडियम आयरन 2 हेक्सासाइनोफेरेट। ये IUPAC नाम लिख देना इसका, सोडियम हेक्सासाइनोफेरेट 2, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स हमें मिलता है जो कि ग्रीन कलर का प्रेसिपिटेट रहता है, ऐसा समझ लो। अब इसी प्रेसिपिटेट में हम थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड मिला देंगे। सल्फ्यूरिक एसिड मिलाने से क्या होगा, जो फेरस आयन था, मतलब जो आयरन 2 सल्फेट था, जो इसकी बात नहीं हो रही है, इसकी बात हो रही है, जो आयरन सल्फेट था, फेरस सल्फेट था, वो फेरिक सल्फेट में बदल जाएगा। जो फेरस सल्फेट था वो फेरिक सल्फेट में बदल जाएगा अगर हम इसमें थोड़ा सा H2SO4 मिला करके इस सॉल्यूशन को गर्म कर देते हैं। अब होगा क्या, जो फेरिक सल्फेट बनेगा, जो Fe3 प्लस आयन बनेगा, वो इस कॉम्प्लेक्स से फिर रिएक्शन करेगा और अब जो बनेगा वो नया कॉम्प्लेक्स होगा। नए कॉम्प्लेक्स की खास बात क्या है कि ये प्रेसिपिटेट के फॉर्म में नहीं रहेगा, ये लिक्विड के फॉर्म में रहेगा और उस लिक्विड का जो कलर है वो प्रूशियन ब्लू कलर का रहेगा। प्रूशियन ब्लू कलर का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, Fe4 FeCN6 का होल थ्राइस। ये एग्जैक्ट फॉर्मूला है प्रूशियन ब्लू कलर का, Fe4 FeCN6 का होल थ्राइस, ठीक है। अब इसमें Fe की वैलेंसी 3 है और अंदर वाले Fe की वैलेंसी 2 है, मतलब इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 3 है और इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 2 है, तो इसको क्या बोलते हैं, Fe3 या कहें तो आयरन 3, और इसका नाम क्या है, हेक्सासाइनोफेरेट 2। आयरन 3 हेक्सासाइनोफेरेट 2, इसी को क्या बोलते हैं, फेरीफेरोसाइनाइड। इसी का दूसरा नाम क्या है, फेरीफेरोसाइनाइड। इसका IUPAC नाम क्या है, आयरन 3। इस वाले आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर 3 है और इस वाले आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर 2 है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, आयरन 3 हेक्सासाइनोफेरेट 2। आयरन 3 हेक्सासाइनोफेरेट 2, इसी का दूसरा नाम है, कॉमन नेम है, फेरीफेरोसाइनाइड। इसका जो कलर है वो प्रूशियन ब्लू होता है और कभी कभी पूछा जाता है प्रूशियन ब्लू का फॉर्मूला क्या है, तो आपको क्या लिखना है, Fe4 FeCN6 का होल थ्राइस। अगर ये प्रूशियन ब्लू कलर डेवलप होता है तो नाइट्रोजन का टेस्ट कंफर्म हो जाता है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनना, हमें सोडियम एक्सट्रैक्ट लेना है, उसमें फेरस सल्फेट मिलाना है, गरम करना है, ग्रीन कलर का प्रेसिपिटेट आ जाएगा। वो प्रेसिपिटेट किसका होगा, सोडियम हेक्सासाइनोफेरेट 2 का, जिसका फॉर्मूला होगा Na2FeCN6। अब इस प्रेसिपिटेट में हम थोड़ा सा H2SO4 मिला करके फिर गर्म करेंगे, तो जो फेरस सल्फेट हमने मिलाया था वो H2SO4 के द्वारा ऑक्सीडाइज हो जाएगा, फेरिक आयन बनेगा और वो फेरिक आयन इसी प्रेसिपिटेट से, ग्रीन प्रेसिपिटेट से फिर से रिएक्शन करेगा और अब बनेगा फेरीफेरोसाइनाइड, जिसको हम प्रूशियन ब्लू कलर से के नाम से जानते हैं और इसका IUPAC नाम है आयरन 3 हेक्सासाइनोफेरेट 2। इस तरह से ये कॉम्प्लेक्स का बनना, नीले रंग का आना, ये बात कंफर्म करता है कि हमारे
गिवन एलिमेंट्स में नाइट्रोजन होगा जिसने सोडियम के साथ रिएक्शन करके सोडियम साइनाइड बनाया होगा और तब जाकर के इस रिएक्शन को परफॉर्म किया होगा। और इस टेस्ट को लेजिग्ने टेस्ट कहते हैं। नाइट्रोजन का लेजिग्ने टेस्ट इस मेथड से किया जाता है। इसमें किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। ये उसको डायग्राम के फॉर्म से आप समझ भी सकते हो। देखो, लेजिग्ने एक्सट्रैक्ट या सोडियम एक्सट्रैक्ट लिया हमने, यहाँ पर फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट मिलाया, गर्म किया, आपको मिला सोडियम हेक्सासाइनोफेरेट मिला। उसके बाद इसमें H2SO4 मिलाया, फिर गर्म किया, फेरिक आयन बना होगा, उसने फिर से रिएक्शन करी होगी और अब बना होगा प्रूशियन ब्लू कलर, जिसका फॉर्मूला है Fe4FeCN6 का होल थ्राइस। इस टेस्ट से हम सोडियम का पता लगा लेते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सॉरी सोडियम कह रहा हूँ, नाइट्रोजन का पता लगा लेते हैं। नाइट्रोजन के लिए ये टेस्ट था, इंपॉर्टेंट टेस्ट था। अब हम बात करते हैं टेस्ट फॉर सल्फर यूजिंग लेजिग्ने एक्सट्रैक्ट। लेजिग्ने एक्सट्रैक्ट या सोडियम एक्सट्रैक्ट का यूज करके अब हम सल्फर को कैसे डिटेक्ट करेंगे, मतलब सल्फर का आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे हम लोग उसकी बात करते हैं। देखो, सल्फर को टेस्ट करने के दो तरीके, एक सिंपल तरीका और एक थोड़ा सा कठिन तरीका, जिसमें कुछ बड़े स्ट्रक्चर्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। जो सिंपल तरीका है उसको बोलते हैं लेड एसीटेट टेस्ट। ये सिंपल टेस्ट होता है। देखो, लेड एसीटेट को टेस्ट को बिल्कुल आप वैसे भी याद रख सकते हो, सिंपल सी चीज़ है, आपने पढ़ा भी है। अभी बेसिक रेडिकल्स, एसिड रेडिकल्स के टेस्ट आपने पढ़े थे, उसमें आपने पढ़ा था। नहीं पढ़ा था तो आप इसको देखो, दोबारा से समझ में आ जाएगा। लेड एसीटेट टेस्ट में क्या होता है, देखो आप समझना, आपने क्या देखा था, जब आपने सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाया था तो सोडियम ने ऑर्गेनिक कंपाउंड के सल्फर के साथ रिएक्शन करी थी और बना लिया था सोडियम सल्फाइड बनाया था। सोडियम सल्फाइड को देखो तो इसमें सल्फाइड आयन प्रेजेंट होते हैं, सल्फाइड आयन प्रेजेंट होते हैं। अब इस सल्फाइड आयन प्रेजेंट हैं, इसको कंफर्म करने के लिए अगर आप इसमें लेड एसीटेट मिला देते हो, एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में आप इसको क्या मिला देते हो, लेड एसीटेट मिला देते हो, तो लेड एसीटेट सल्फाइड आयन से रिएक्शन करता है। लेड एसीटेट का फॉर्मूला होता है PbCH3COO का होल ट्वाइस, इसको बोलते हैं लेड एसीटेट। और ये सल्फाइड आयन से रिएक्शन करता है, सल्फाइड आयन से रिएक्शन करता है और सल्फाइड आयन से रिएक्शन करके बनाता है PbS, जिसको बोलते हैं लेड सल्फाइड। क्या बनाता है, लेड सल्फाइड, जो कि होता है ब्लैक कलर का, ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट होता है। तो ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट अगर बन जाता है लेड सल्फाइड का, तो सल्फर की प्रेजेंस कंफर्म हो जाती है और इस तरह से
सॉरी, बीच में थोड़ा वॉइस इशू था, देख लो। मैं डायग्राम से आपको रिपीट कर दे रहा हूँ, शायद वॉइस एक आध मिनट से मिसिंग होगी। पहले हमने सोडियम एक्सट्रैक्ट लिया, जिसको लेजिग्ने एक्सट्रैक्ट कहते हैं। थोड़ा एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में हमने उसमें लेड एस्टेट मिलाया। जो लेड एस्टेट से लेड आयन था वो सल्फाइड आयनों के साथ रिएक्शन करके पीबीएस लेड सल्फाइड बनाया, जो कि ब्लैक पीपीटी के फॉर्म में नीचे बैठ गया। इस ब्लैक पीपीटी का मिलना इस बात को कंफर्म करता है कि हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में सल्फर प्रेजेंट है। अब सल्फर के लिए हम दूसरा टेस्ट परफॉर्म करते हैं। उस दूसरे टेस्ट का नाम है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट। ध्यान से समझना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है ये सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट। ये हमें अब पढ़ना है। सबसे पहले सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। फॉर्मूला है Na2FeCN5NO। Na2FeCN5NO, इसको बोलते हैं सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। और सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड जो होता है उसका फॉर्मूला बहुत पूछा जाता है, Na2FeCN5NO। ये सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का फॉर्मूला है। सल्फाइड आयनों के डिटेक्शन में इसको यूज़ करते हैं। क्या होता है इसमें उसको आप देखो। ऑन ट्रीटिंग लेजिग्ने एक्सट्रैक्ट, दैट मीन्स सोडियम सल्फाइड विथ सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, द अपीयरेंस ऑफ वॉयलेट कलर इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ सल्फर। जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड की लेजिग्ने एक्सट्रैक्ट के साथ, तो वॉयलेट कलर डेवलप होता है। और वॉयलेट कलर अगर आता है तो वो वॉयलेट कलर किस चीज़ का होता है, और वॉयलेट कलर का आना ये कंफर्म करता है कि उसमें सल्फर प्रेजेंट है। ठीक है, देखो ये जो Na2S है ये सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड के साथ रिएक्शन करता है। अभी NO है, अब क्या बन गया NOS। ये जो सल्फर है ये इसी कॉम्प्लेक्स में अंदर आ गया। इसको क्या बोलते हैं, सोडियम थायो नाइट्रोप्रोसाइड। सोडियम थायो नाइट्रोप्रोसाइड बन जाता है, जिसका कलर होता है वॉयलेट। और वॉयलेट कलर का आना इस बात को कंफर्म करता है कि हमारे जो कंपाउंड में सल्फर भी प्रेजेंट था। ठीक है, अब हम बात करते हैं सल्फर के टेस्ट की। ठीक है, थोड़ा ध्यान से सुनना। अगर हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन था, ठीक है, नाइट्रोजन था, हमने टेस्ट कर लिया। कैसे टेस्ट किया, सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाया तो वो सोडियम साइनाइड में बदल गया, और सोडियम साइनाइड में बदल गया तो वो साइनाइड के कुछ टेस्ट दे रहा था। किस तरह से करते हैं वो हमने आपको बता दिया। ठीक है, अब हमने दूसरा टेस्ट भी पढ़ लिया कि अगर उसमें सल्फर था तो वो सल्फर भी अलग से टेस्ट दे रहा है। मान लो नाइट्रोजन और सल्फर दोनों हैं, नाइट्रोजन भी है और सल्फर भी। अभी क्या पढ़ा था, नाइट्रोजन अलग सल्फर अलग। अब हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन भी है सल्फर भी, दोनों एक साथ है। तो देखो होगा क्या, जब हम सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाएंगे तो जो सोडियम है वो सल्फर सोडियम है, और जो कार्बन तो है ही उसमें। जो नाइट्रोजन और सल्फर है वो दोनों रिएक्शन करके सोडियम थायोसाइनेट बनाएगा। क्या बनाएगा, सोडियम थायोसाइनेट बनाएगा। सोडियम थायोसाइनेट बनाएगा जब हम सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाएंगे। मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड अब हमारे पास ऐसा है जिसमें नाइट्रोजन भी है सल्फर भी है, तो रिएक्शन सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाने के दौरान थोड़ी अलग होगी। अगर अकेला नाइट्रोजन होता तो साइनाइड बनता, अगर अकेला सल्फर होता तो सोडियम सल्फाइड बनता। अब नाइट्रोजन और सल्फर दोनों हैं तो यहाँ पर क्या बनेगा, सोडियम थायोसाइनेट बनेगा। और सोडियम थायोसाइनेट बनेगा, और इस सोडियम थायोसाइनेट को टेस्ट करने के लिए हम इसमें क्या मिलाते हैं, फेरिक आयन मिलाते हैं, FeCl3 मिलाते हैं, फेरिक क्लोराइड मिलाते हैं। और फेरिक आयन मिलाने से जो थायोसाइनेट आयन है ये फेरिक आयनों के साथ रिएक्शन करके ब्लड रेड कलर डेवलप करता है। ब्लड रेड कलर आता है, और ब्लड रेड कलर आना इस बात को कंफर्म करता है कि थायोसाइनेट मौजूद है। और थायोसाइनेट मौजूद तब होगा जब हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन और सल्फर दोनों एक साथ प्रेजेंट हैं। मीन समझ में आ रहा ना। तो देखो इसमें लिखा है व्हेन बोथ नाइट्रोजन एंड सल्फर आर प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड सोडियम थायोसाइनेट इज फॉर्म व्हेन वी मेड सोडियम एक्सट्रैक्ट। ठीक है, दिस सोडियम थायोसाइनेट इन रिएक्शन विथ Fe3+ आयन। Fe3+ आयन कहां से आता है, फेरिक क्लोराइड मिला देते हैं, फेरिक क्लोराइड मिलाते हैं, गिव अ ब्लड रेड कलर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ FeSCN2+। ये कॉम्प्लेक्स बनता है, इस कॉम्प्लेक्स के बनने की वजह से ब्लड रेड कलर आता है।
it will not give a Prussian blue color since there are no free cyanide ion। और अब चूंकि इसमें साइनाइड आयन नहीं है, जब देखो ध्यान से सुनना, साइनाइड आयन आने से प्रूशियन ब्लू कलर आया था, याद करो अभी पहले हमने नाइट्रोजन का टेस्ट बताया जिसमें प्रूशियन ब्लू कलर आ रहा था, तो वो प्रूशियन ब्लू कलर अब नहीं आएगा क्योंकि अब यहाँ पर फ्री नाइट्रोजन नहीं है, नाइट्रोजन और सल्फर ने कंबाइन कर लिया और कंबाइन करके थायोसाइनेट बनाया। तो थायोसाइनेट का बनना, ब्लड रेड कलर का आना, Fe3+ आयनों के साथ रिएक्शन करके ब्लड रेड कलर का आना इस बात को कंफर्म करता है कि नाइट्रोजन और सल्फर ज्वाइंट फॉर्म में है, फ्री फॉर्म में नाइट्रोजन नहीं है। अगर नाइट्रोजन अकेला होता, फ्री होता, तो प्रूशियन ब्लू कलर आता। नाइट्रोजन चूंकि जुड़ चुका है सल्फर के साथ, मिक्स एक कॉम्प्लेक्स बना लिया है, सोडियम थायोसाइनेट बन चुका है, तो यहाँ पर हमारा ब्लड रेड कलर डेवलप होगा और वो चीज़ आपको यहाँ दिख रही है। ठीक है, अब देखो ये हमारा टेस्ट है, इस टेस्ट को आप कैसे परफॉर्म करते हो अब उसको डायग्राम के फॉर्म से देख सकते हो। सबसे पहले क्या करना है, लेजिग्ने एक्सट्रैक्ट या फिर सोडियम एक्सट्रैक्ट लेना है। इसमें थोड़ा डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में हम क्या मिलाएंगे, FeCl3 मिलाएंगे। FeCl3 Fe3+ आयनों को कंसिस्ट करता है। यहाँ रिएक्शन होगी, रिएक्शन के बाद आप देखोगे ब्लड रेड कलर डेवलप हो जाएगा और ब्लड रेड कलर का डेवलप होना इस बात को कंफर्म करता है कि जो हमने टेस्ट पढ़ा है उसमें नाइट्रोजन और सल्फर दोनों मिक्स है, दोनों हैं और दोनों एक दूसरे में कोई भी फ्री नहीं है, मिक्स होकर के सोडियम थायोसाइनेट बनता है। ठीक है, तो यहाँ तक किसी स्टूडेंट को दिक्कत तो नहीं है, हो जाएगा। ठीक है, हमें लगता है दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चों। यहाँ थोड़ा सा बता दूँ मैं, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री है, थोड़ा गंभीरता से सुनो, पढ़ो, इसको पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े चीज़ें नहीं आएंगी। कुछ लोग वीडियो को स्किप कर देते हैं, थोड़ा सा देखते हैं, और जो चीज़ है वही चीज़ तो बताना पड़ेगी। कोई अपने मन से तो चीज़ें जोड़ नहीं सकते, जो है वही बतानी पड़ेगी, वही आपको पढ़नी भी पड़ेगी। अब चूँकि प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का सेगमेंट है, अगर आप प्रैक्टिकल करोगे तो आपको चीज़ें और अच्छी आएंगी, नहीं करोगे तो एटलीस्ट कहानी के तौर पर आप इसको याद रखो, बहुत पूछी जाती है। आप केमिस्ट्री से रिलेटेड कभी कोई इंटरव्यू देने जाओगे तो आप ये मान के चलो कि ये चीज़ आपसे पूछी जानी ही है। अगर आपको एक अच्छे इंटरव्यूअर के पास भेजा जाए और वो आपसे पूछेगा तो सबसे पहले, अगर आप नॉलेजफुल पर्सन हो, मतलब आप, कुछ बच्चे होते हैं जिनको छोटे छोटे फॉर्मूले ही नहीं आते हैं, वो क्या बताएंगे इन सब चीज़ों को। तो जिन लोगों को लगता है, उन्हें आता है कि यार हमें बहुत अच्छी केमिस्ट्री आती है, तो उनसे इंटरव्यूअर क्या होता है, ज़्यादातर प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। और जब वो प्रैक्टिकल रिलेटेड केमिस्ट्री पूछता है तो बच्चे वही बता पाते हैं जिनको वाकई में नॉलेज होती है। अब देखो पूरी कहानी सी चल रही है, आप एक बार दो बार बढ़िया पढ़ लोगे, अपने दोस्तों को उठा के बुला के सुना दो, 2-3 बार प्रैक्टिस में ले आओ, चीज़ें वैसे भी याद हो जाएंगी, आपको लंबे समय तक याद रहेंगी। और हल्का सा रिकॉल करना पड़ता है, नो डाउट चीज़ें भूलती हैं, बट पेपर टाइम पर आप जल्दी से इसको रिकॉल करके जा सकते हो, जिससे आपके क्वेश्चंस प्रैक्टिकल केमिस्ट्री के गलत नहीं होंगे। ठीक है, खैर यहाँ पर जो सेगमेंट था वो मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। थोड़ा सा हम और देखते हैं, कुछ दिया है इसमें, आई थिंक इस, ठीक है। अब हम बात करते हैं, चलो नोट में ऐसा कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है, इसको देखते हैं। टेस्ट फॉर हैलोजन्स। अब हम हैलोजन के टेस्ट की बात करते हैं। देखो हैलोजन का टेस्ट कुछ पिछले टेस्ट जैसा ही है, सिंपल इसलिए है, आप इसको बहुत जल्दी सीख जाओगे। हैलोजन का टेस्ट सबसे सरल टेस्ट होता है। अब देखो करना क्या है, जब हमने सोडियम सॉल्ट बनाया, सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाया, तो जो सोडियम था उसने ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो हैलोजन था उसके साथ रिएक्शन करके क्या बनाया, सोडियम हैलाइड बनाया। सोडियम हैलाइड का मतलब है सोडियम ने क्लोरीन के साथ रिएक्शन करी होगी और सोडियम क्लोराइड बनाया होगा, सोडियम ने ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करी होगी और सोडियम ब्रोमाइड बनाया होगा, और इसी सोडियम ने अगर आयोडीन होगा तो आयोडीन से रिएक्शन करी होगी और क्या बनाया होगा, सोडियम आयोडाइड बनाया होगा। अब आप बताओ सोडियम क्लोराइड में कौन सा रेडिकल मौजूद है, Cl-, सोडियम ब्रोमाइड में कौन सा रेडिकल मौजूद है, Br-, और सोडियम आयोडाइड में कौन सा रेडिकल मौजूद है, I-। अब आप बताओ क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड के टेस्ट हमने आपको याद करवाए थे, अभी पिछले ही लेक्चर्स में आपने याद किए होंगे। क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड को हम कैसे टेस्ट करते हैं आपको पता है, हम क्या मिलाते हैं,
जो हमारे पास सॉल्ट है, जो सोडियम हैलाइड जो सॉल्ट है, या हम बोले जो हमारे पास लेजिग्ने एक्सट्रैक्ट है, उस एक्सट्रैक्ट में हम क्या करते हैं, HNO3 की प्रेजेंस में, ध्यान से सुनना, HNO3 की प्रेजेंस में AgNO3 मिलाते हैं। देखो क्या होता है, जो हमारे पास NaX था वो पहले HNO3 से रिएक्शन करता है, HNO3 से रिएक्शन करके क्या बनाएगा, HX, यहाँ से H और X, HX बनाएगा, और जो HX बना वो अब AgNO3 के साथ रिएक्शन करेगा, और AgNO3 के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, AgX। अब AgX अगर AgCl है तो ये प्रेसिपिटेट के फॉर्म में आएगा और इसका कलर रहेगा वाइट PPT बनेगा। अगर बाय द वे Br रहा होगा तो AgBr बनाएगा, जिसको हम बोलते हैं लाइट येलो कलर, हल्का येलो कलर का प्रेसिपिटेट रहता है। और अगर आयोडीन रहा होगा तो AgI का प्रेसिपिटेट आएगा, जिसको बोलते हैं डार्क येलो कलर। तो इसका कलर देख करके हम कंफर्म कर लेते हैं कि क्लोराइड है, ब्रोमाइड है या फिर आयोडाइड है। अगर क्लोराइड होगा तो वाइट PPT आएगा, जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड के एक्सेस में डिसॉल्व हो जाएगा। ध्यान से सुनना, हमने करना क्या है, ध्यान से देखो, बात समझना, पहले प्रोसीजर को सुन लो, केवल सुनने से आपको चीज़ें आराम से याद आ जाएंगी, मतलब याद हो भी जाएंगे। तब लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, उससे मतलब नहीं पड़ेगा। हमने क्या देखा, हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड था जिसमें हेलोजन था, हेलोजन मीन्स क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन मौजूद था। अब चूंकि वो कोवेलेंट फॉर्म में था, पहले हमने उसको आयनिक में कन्वर्ट किया, दैट मीन्स हमने सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाया। जब हमने सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाया तो सोडियम ने उस हेलोजन के साथ रिएक्शन करके सोडियम हैलाइड बनाया होगा। अब सोडियम हैलाइड हो सकता है सोडियम क्लोराइड हो सकता है सोडियम ब्रोमाइड हो सकता है सोडियम आयोडाइड हो। अब क्या है, सोडियम क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, आयोडाइड है, इसको हमें आइडेंटिफाई करना है। और जब हम इसको आइडेंटिफाई करना चाहते थे, जब हमें इसको आइडेंटिफाई करना है तो हम क्या करेंगे, जो सोडियम हैलाइड हमारे पास है लेजिग्ने एक्सट्रैक्ट में, सोडियम एक्सट्रैक्ट में जो सोडियम हैलाइड हमारे पास है, उसकी रिएक्शन कराते हैं HNO3 की प्रेजेंस में AgNO3 से। HNO3 की प्रेजेंस में AgNO3 से, मतलब पहले हम HNO3 मिलाएंगे, फिर हम AgNO3 मिलाएंगे, और जब हम मिला लेंगे तब हम देखेंगे प्रेसिपिटेट कैसा आया, या प्रेसिपिटेट वाइट आया, या लाइट येलो आया, या डार्क येलो आया। अगर वाइट आया तो हम प्रेडिक्शन लगाएंगे हो ना हो ये क्लोराइड हो सकता है। लाइट येलो आया तो हम कहेंगे हो ना हो ये ब्रोमाइड हो सकता है। डार्क येलो आया तो हम कहेंगे हो ना हो ये आयोडाइड हो सकता है। मीन्स क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन तीनों की प्रेजेंस पता लग जाएगी कलर देख करके। मगर कलर से अगर हमें लगता है कि कंफर्म नहीं हो रहा है तो हम उस प्रेसिपिटेट में अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिला देंगे, उसी प्रेसिपिटेट में अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिला देंगे, तो वो जो वाइट PPT है जो AgCl का है वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड में डिसॉल्व हो जाएगा, एक्सेस में डिसॉल्व हो जाएगा। बट जो ब्रोमाइड का PPT है वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड में डिसॉल्व नहीं होगा, और आयोडाइड का भी अमोनियम हाइड्रोक्साइड में डिसॉल्व नहीं होगा। तो इसको भी हम करके क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड की प्रेजेंस को पता कर लेते हैं। यहाँ देखो बहुत ध्यान से समझ में आ जाएगा आपको। अगर हमारे पास जो सोडियम एक्सट्रैक्ट हमने बनाया था उसमें क्लोरीन है, तो सोडियम ने क्लोरीन से रिएक्शन करके NaCl बनाया होगा। इसने HNO3 की प्रेजेंस में AgNO3 से रिएक्शन करके AgCl का वाइट PPT बनाया होगा। अब अगर मान लो ब्रोमीन रहा होगा हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाने के दौरान सोडियम ब्रोमाइड बना होगा, जिसने HNO3 की प्रेजेंस में AgNO3 के साथ रिएक्शन करके पेल येलो कलर का PPT बनाया होगा, हल्के येलो कलर का PPT बनाया होगा, जो कि AgBr का रहा होगा। और यदि आयोडीन प्रेजेंट रहा होगा तो सोडियम एक्सट्रैक्ट के दौरान सोडियम आयोडाइड बना होगा, जिसने HNO3 की प्रेजेंस में AgNO3 के साथ रिएक्शन करके डार्क येलो कलर का PPT बनाया होगा। इससे कलर से हम पता लगा सकते हैं कि क्लोराइड है, ब्रोमाइड है या फिर आयोडाइड है। मगर यदि कलर में हमें कभी दिक्कत आ जाए तो फिर हम इसको अमोनियम हाइड्रोक्साइड से भी सॉल्व कर सकते हैं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड से किस तरह सॉल्व करते हैं मैं पढ़ दे रहा हूं, ध्यान से देखना। एन illustration for the test of halogen using Lasigne extract is given in figure 3। जो Lasigne टेस्ट है वो यहाँ दिख रहा है, ठीक है। अब उस Lasigne टेस्ट में अमोनियम हाइड्रोक्साइड का कैसे यूज़ करते हैं उसको देखना। Lasigne extract is taken in 3 different test tubes। ये हमारे पास 3 डिफरेंट टेस्ट ट्यूब हैं, उनमें हमने Lasigne एक्सट्रैक्ट को ले रखा है और थोड़ा सा नाइट्रिक एसिड मिला दिया है। AgNO3 मिलाया है, AgNO3 मिलाने के बाद हमने उसमें क्या मिलाया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाया।
AgCl बना था, वाइट PPT बना था, अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाने से वो सॉल्युबल हो गया, मतलब वो जो प्रेसिपिटेट था वो डिसॉल्व हो गया, सॉल्युबल था, तो क्लोराइड कन्फर्म हो गया, ठीक है। और अगर हम ब्रोमाइड की बात करें तो लेजिग्ने एक्सट्रैक्ट था, नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में हमने AgNO3 मिलाया, AgBr का पेल येलो कलर आया, जिसमें हमने अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाया। हम क्या देखते हैं कि वो हल्का फुल्का घुल गया, थोड़ा बहुत घुल जाता है, थोड़ा बहुत नहीं घुलता है, स्पेरिंगली सॉल्युबल रहता है, तो वो क्या रहता है, ब्रोमाइड को कंफर्म करता है। और यदि लेजिग्ने एक्सट्रैक्ट में AgNO3 मिलाने से सिल्वर आयोडाइड का डार्क येलो कलर आता है और अमोनियम हाइड्रोक्साइड में वो टोटली इनसॉल्युबल रहता है, तो वो आयोडाइड को कंफर्म करता है। इस तरह से हम हैलोजन के टेस्ट करके हम पता लगा सकते हैं कि हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में हैलोजन प्रेजेंट है या नहीं है। तो देखो बच्चों, आपने पहले कार्बन का टेस्ट किया, हाइड्रोजन का टेस्ट किया, नाइट्रोजन का टेस्ट किया, सल्फर का टेस्ट किया, सल्फर और नाइट्रोजन दोनों प्रेजेंट हैं तो उसका भी टेस्ट किया, और आप क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का टेस्ट कर लिया। इस तरह से आपने कई सारे टेस्ट करके अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है इसको जानने की कोशिश करी। तो यहाँ तक किसी स्टूडेंट को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम फास्फोरस के टेस्ट की बात कर लेते हैं। फास्फोरस का टेस्ट, एक तो ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड में फास्फोरस का टेस्ट आपसे बोर्ड लेवल में या कहें तो नीट या जेई लेवल में कम आता है, मगर कभी कभार पूछ लेते हैं, इसलिए बताना ज़रूरी है। आप फास्फोरस का टेस्ट थोड़ा सा ध्यान से देखो, समझो, तो आपको चीज़ पता चल जाएगी। देखो क्या लिखा है, अगर हमारे पास फास्फोरस होता ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो वो सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाने के दौरान फॉस्फेट आयन में बदल जाता, और फॉस्फेट आयन जो हमें मिलता, सोडियम फॉस्फेट जो हमें मिलता, अब हम उसमें थोड़ा सा HNO3 मिलाएंगे, जिससे सोडियम फॉस्फेट फॉस्फोरस एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर हम क्या करेंगे, अमोनियम मॉलिब्डेट डालेंगे। अमोनियम मॉलिब्डेट डालने पर हमें येलो कलर का PPT अगर बनता हुआ दिखता है तो हम कह देते हैं कि हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में फास्फोरस प्रेजेंट है। ठीक है, ध्यान से समझना। देखो लिखा है, मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूं, द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज हीटेड विथ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक सोडियम पेरोक्साइड। आप इसको लेजिग्ने टेस्ट से परफॉर्म ना करो, आप सीधा ऑर्गेनिक कंपाउंड लो, और सीधा ऑर्गेनिक कंपाउंड को आपने क्या करो, सोडियम पेरोक्साइड के साथ आपको हीट कर देना है। सोडियम पेरोक्साइड के साथ जब हम इसको हीट करेंगे, द फॉस्फोरस प्रेजेंट इन द कंपाउंड इज ऑक्सीडाइड टू फॉस्फेट। तो जो उसमें फास्फोरस होगा वो फॉस्फेट में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। द सॉल्यूशन इज बॉइल्ड विथ नाइट्रिक एसिड। अब जो फॉस्फेट आयन हमारा ऑक्सीडाइज होने के बाद हमें मिला, उसमें हम नाइट्रिक एसिड मिलाकर उसे बॉयल करते हैं, एंड देन ट्रीटेड विद अमोनियम मॉलिब्डेट, और उसके बाद उसमें अमोनियम मॉलिब्डेट डालते हैं। अ येलो कलर्ड या येलो कलरेशन और प्रेसिपिटेट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ फास्फोरस। अगर येलो कलर का PPT आता है या येलो कलरेशन डेवलप होता है तो वो फास्फोरस की प्रेजेंस को कंफर्म करता है। ये उसकी केमिस्ट्री है। आपको याद रखना है, जो येलो कलर का प्रेसिपिटेट आता है वो इस लंबा चौड़ा कंपाउंड रहता है जिसमें मॉलिब्डेनम देखने के लिए मिलता है। अगर ये कंपाउंड देखने के लिए मिलता है तो फास्फोरस को टेस्ट करने का ये एक तरीका है। एक और तरीके से हम फास्फोरस को टेस्ट कर सकते हैं, बट ज़रूरत नहीं है, आप इस टेस्ट को याद कर लो। कैसे करना है, हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, उसमें हम सोडियम पेरोक्साइड को लेंगे, सोडियम पेरोक्साइड को लेकर के उसको हीट करेंगे, तो जितना कुछ भी उसमें फास्फोरस होगा वो फॉस्फेट में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अब उसमें हम HNO3 मिलाएंगे, बॉयल करेंगे, और फिर उसमें उसमें अमोनियम मॉलिब्डेट डालेंगे। यदि येलो कलरेशन या येलो PPT आपको मिलता हुआ दिखता है, जो कि इस कंपाउंड्स का रहता है, और इस कंपाउंड का येलो कलरेशन या येलो PPT आपको मिलता हुआ दिखता है,
तो हमें फास्फोरस की जो प्रेजेंस है वो कंफर्म हो जाती है। इस तरह से जितने भी एलिमेंट टेस्ट आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज़ होते हैं मैंने सारे के सारे आपको बता दिए हैं विद डिटेल केमिस्ट्री। अब इससे और बेहतर अगर आप सीखना चाहते हो तो मैं आपको सलाह दूंगा कि अब आप जो है वो इसको घर पर थोड़ा सा किताब से पढ़ोगे तो चीज़ें और अच्छी आ जाएगी। ठीक है, चलो एक छोटा सा क्वेश्चन है, करके देखते हैं। बेस्ड ऑन लेजिग्ने टेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। वाई इज लेजिग्ने एक्सट्रैक्ट बॉइल्ड विथ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 वाइल टेस्टिंग फॉर हेलोजन्स? हेलोजन का जब हम टेस्ट करते हैं तो हम लेजिग्ने टेस्ट में या लेजिग्ने एक्सट्रैक्ट में या सोडियम एक्सट्रैक्ट में पहले HNO3 मिलाते हैं। पता है ना क्यों मिलाते हैं? क्योंकि जो सोडियम हैलाइड था वो HNO3 के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है? हाइड्रोजन हैलाइड बनाता है। और इस हाइड्रोजन हैलाइड की रिएक्शन अगर हम AgNO3 के साथ कराएंगे तब जाकर के सिल्वर हैलाइड का PPT बनेगा, फिर चाहे वो वाइट हो, येलो हो या फिर पेल येलो कलर का हो, तब जाकर के बनेगा। तो आपको चॉइस दी हुई हैं, इट डिकम्पोजेज सोडियम सल्फाइड and sodium cyanide if formed. It increases the solubility product of AgCl. It helps in the precipitation of silver chloride. It increase the concentration of nitrate ion. आपको बताना है इन चारों में कौन सा आंसर आपका रहा होगा। अब आप देखो और बताओ। ठीक है, HNO3 मिलाने से नॉर्मल रिएक्शन तो वो हो ही रही है, इसके अलावा इट डिकम्पोज सोडियम सल्फाइड एंड सोडियम साइनाइड इफ फॉर्म। अगर उसमें सोडियम सल्फाइड या सोडियम साइनाइड रहा होगा तो वो उसको क्या कर देगा? डिकम्पोज कर देगा। इसलिए हम क्या करते हैं, उसमें HNO3 मिलाते हैं। तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा? ए होगा। ठीक है, बेस्ड ऑन लेजिग्ने टेस्ट एक सेकेंड क्वेश्चन भी है, इसको भी देख सकते हो आप। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में? नाइट्रोजन डिटेक्शन इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कैरीड आउट बाय लेजिग्ने टेस्ट। द ब्लू कलर फॉर्म्ड करस्पॉन्ड्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला? जो ब्लू कलर, प्रूशियन ब्लू कलर आता है वो किस फॉर्मूले का है? आपको प्रूशियन ब्लू का फॉर्मूला याद कराया था, Fe4 FeCN6 का होल थ्राइस। ये हमारा बी आंसर होगा। प्रूशियन ब्लू कलर इसी चीज़ का आता है जो कि नाइट्रोजन के टेस्ट में आपको देखने के लिए मिलता है। ठीक है, आंसर बी इज करेक्ट। आंसर बी इज करेक्ट, यहाँ देख लो, आंसर बी इज करेक्ट। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने जो पढ़ी हैं वो थी क्वालिटेटिव एनालिसिस की। मतलब पहले हम एलिमेंट को डिटेक्ट करते हैं कि एलिमेंट प्रेजेंट है या नहीं है। अब जब हम लोगों ने क्वालिटेटिव एनालिसिस पढ़ ली तब हम लोग बात करते हैं कि उसमें क्वांटिटी कितनी है। क्वांटिटी कितनी है उसको पता लगाने के लिए हम कुछ टेस्ट करेंगे, उस टेस्ट के ऑब्जर्वेशन को नोट करेंगे, उनके डेटा को नोट करेंगे, और डेटा को नोट करने के बाद हम कुछ फॉर्मूले तैयार करेंगे जो हमें कार्बन का परसेंटेज, नाइट्रोजन का परसेंटेज, ऑक्सीजन का परसेंटेज निकालने में हेल्प करेंगे। तो आइए एक एक करके हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस को थोड़ा पढ़ने की कोशिश करते हैं। जितना भी बेस्ट पॉसिबल होगा हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद जो चीज़ स्किप हो जाती है तो वो आपको हम ऑफलाइन क्लास के दौरान बता देंगे या कवर कर देंगे। ठीक है, अब देखो हम बात कर रहे हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस की। क्वांटिटेटिव एनालिसिस मेथड कुछ उसी तरह का है। हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हमने इसको ऑक्सीडाइज किया। अब ऑक्सीडाइज करने के लिए आप कोई भी मेथड अपना सकते हो। डायरेक्ट एयर की प्रेजेंस में आप ऑक्सीडाइज कर सकते हो या कंबशन कर सकते हो, या फिर क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ आप इसको हीट कर सकते हो। तो जितना भी इसमें कार्बन है दैट विल बी ऑक्सीडाइज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, जितना भी हाइड्रोजन है दैट विल बी कन्वर्ट इनटू वाटर। अब कार्बन डाइऑक्साइड में अगर ऑक्सीडाइज होगा तो इसको हम एब्जॉर्ब करा लेंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में,
जिससे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का वेट बढ़ जाएगा। और अगर हम वाटर की प्रेजेंस को जांचना चाहते हैं तो इसको हम एब्जॉर्ब करा लेंगे कैल्शियम क्लोराइड में। कैल्शियम क्लोराइड मॉइस्चर को या पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो कैल्शियम क्लोराइड जिस बर्तन में होगा उसके वेट में इंक्रीज हो जाएगा। तो ध्यान से सुनना, हमने करना क्या है, हमें केवल सिंपल सी चीज़ है, हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसमें हम क्या करेंगे, क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ इसको हीट करेंगे तो CO2 बनेगा और H2O बनेगा। इस CO2 को हम एब्जॉर्ब करा लेंगे KOH सॉल्यूशन में, जिसकी वजह से इसका जो वेट है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। और H2O को एब्जॉर्ब कराएंगे कैल्शियम क्लोराइड में, और एब्जॉर्ब होने के बाद इसका भी वेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो जो बढ़ा हुआ वेट है वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिप्रेजेंट करेगा, और कैल्शियम क्लोराइड का जो बढ़ा हुआ वेट है वो वाटर के अमाउंट को रिप्रेजेंट करेगा। अब हम सिंपल सा फॉर्मूला लगा देंगे। कार्बन का परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला होता है 12/44 इंटू वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अपॉन वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। ये फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला कैसे आया वो आप सीख सकते हो, आपको बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। देखो करना क्या है, फॉर्मूले का डिटेल मेथड कोई डिराइव करने के तो आता नहीं है, पेपर में डायरेक्ट परसेंटेज निकालने के लिए आएगा। कैसे करते हैं उसको देख लो। देखो CO2 में कार्बन कितना है, 12, सॉरी CO2 में कार्बन कितना है, 1। देखो CO2 में एक ही कार्बन तो है। अब आप बताओ CO2 में एटॉमिक वेट निकालें, सॉरी मॉलिक्यूलर वेट निकालें, C का 12 होता है और O का 32 होता है, सॉरी O का 16 होता है। तो टोटल कितना हो जाएगा, 44। तो अगर हम 44 ग्राम CO2 लेंगे तो उसमें कार्बन कितनी होगी, 12 ग्राम। कितनी होगी, 12 ग्राम। तो कहने का सेंस ये हुआ कि अगर हम क्या करेंगे, 44 ग्राम CO2 लेंगे तो उसमें कार्बन कितना रहेगा, 12 ग्राम। तो ये 12 कहाँ से आया, 44 कहाँ से आया, समझ में आ गया। अब हमारे पास कितनी CO2 है वो कैसे पता चलेगा, KOH का जो वेट इंक्रीज हो गया था वो हमको CO2 के बारे में बताएगा। और वो CO2 हमें किससे मिला होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिला होगा। तो कितना CO2 मिला और कितना ऑर्गेनिक कंपाउंड था, उसका यूज़ करके हमने कार्बन परसेंटेज का फाइनल फॉर्मूला ड्राइव किया है। इस फॉर्मूले को आप याद रखिएगा। अब आप बताओ, अगर हम आपसे पूछे हाइड्रोजन का परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, तो आप बोलोगे भाई H2O में H का होता है 1 और O का होता है 16, दैट मीन्स 18। और H कितने हैं, 2 हैं, और 2 H हैं तो 2 × 1 दैट मीन्स 2 ग्राम। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, 2/18 इंटू वेट ऑफ H2O अपॉन वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। ये फॉर्मूला रहेगा किसका, हाइड्रोजन के परसेंटेज को फाइंड आउट करने का। तो आपको डायरेक्टली फॉर्मूले याद रखने हैं। कार्बन को फाइंड आउट करने का, कार्बन का परसेंटेज फाइंड आउट करने का ये तरीका है, और हाइड्रोजन का परसेंटेज फाइंड आउट करने का ये तरीका है। आप बेहतर होगा डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखो। बहुत ज़्यादा मेथड में जाने का इसलिए मतलब नहीं, मेथड तो सीखना ही पड़ेगा, मगर मेथड में थोड़ा सा बेसिक सीखना है कि हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसको हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, मींस क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ हमने गर्म किया। जो भी उसमें कार्बन रहा होगा वो CO2 में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, जो भी उसमें हाइड्रोजन होगा वो H2O में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अब इस CO2 को हमने KOH सॉल्यूशन में एब्जॉर्ब करा लिया तो KOH का वेट बढ़ जाएगा, KOH सॉल्यूशन का वेट बढ़ जाएगा। वो वेट कितना बढ़ गया वो देखेंगे, वो वेट जो है वो CO2 के अमाउंट को रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरह से जो H2O बना उसको हम एब्जॉर्ब कराएंगे कैल्शियम क्लोराइड में, और कैल्शियम क्लोराइड का वेट जो बढ़ जाएगा वो बढ़ा हुआ वेट हमें किसको रिप्रेजेंट बताएगा, H2O के वेट को बताएगा। तो अब बताओ, हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट पता है, CO2 का वेट पता है, H2O का वेट पता है। तो अब हमसे अगर पूछा जाए कार्बन का परसेंटेज बताओ तो हम फॉर्मूला लगा देंगे, हाइड्रोजन का परसेंटेज लगाओ तो फॉर्मूला बता देंगे। तो इस तरह से कार्बन और हाइड्रोजन का परसेंटेज हम पता लगा सकते हैं। यही सब चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं, आप बहुत ज़्यादा तामझाम में मत उलझो।
डायरेक्टली फार्मूला याद रखो, मैंने फार्मूला लिख भी दिया है, ये हाइड्रोजन का फार्मूला है। और इसी तरह से आप अगले स्लाइड में कार्बन के फॉर्मूले को देख सकते हो। ठीक है, देखो इस तरह से हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, CuO के साथ हमने गर्म किया, CaCl2 ट्यूब से पास किया, इसका वेट बढ़ जाएगा। KOH से पास किया तो KOH का वेट बढ़ जाएगा। इस बढ़े हुए वेट को हम नाप लेंगे, देखो रखा भी है, नाप लेंगे और CO2 और H2O का अमाउंट पता करके हम कार्बन का परसेंटेज पता लगा सकते हैं, कार्बन के परसेंटेज को बता सकते हैं। अब देखो इसी चीज़ में थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है, इसको करके देखना आप लोग खुद से। लिखा है ऑन कंप्लीट कंबशन 0.246 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट दिया है 0.246 ग्राम, गिव 0.918 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 का वेट दिया हुआ है 0.198 ग्राम एंड 0.1014 ग्राम ऑफ वाटर, और H2O का वेट दिया हुआ है 0.1014 ग्राम। आगे क्या रहा है, डिटरमाइन द परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। कार्बन और हाइड्रोजन का परसेंटेज पता करना है, कर लोगे? आप बताओ कार्बन का परसेंटेज कैसे पता करोगे? 12/44 इंटू CO2 का वेट कितना है 0.198 अपॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट कितना है 0.246 इंटू 100। इसको सॉल्व कर लेना, कार्बन का परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरा करना है हाइड्रोजन का परसेंटेज पता। फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2/18 इंटू H2O का वेट कितना है 0.1014 अपॉन 0.246 इंटू 100। इसको सॉल्व कर लेना तो आपको हाइड्रोजन का परसेंटेज पता चल जाएगा। तो कार्बन और हाइड्रोजन का परसेंटेज इस तरह से निकालते हैं। इसी तरह से हम अदर कंपाउंड्स हैं उनके लिए भी छोटी छोटी टेस्टिंग पढ़ेंगे, और टेस्टिंग पढ़ने के बाद हम लोग पता लगा लेंगे कि उसमें किस कंपाउंड का वेट कितना है, एलिमेंट्स का वेट पता करना है। इसको हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो बच्चों इतना आप पढ़ लो, बहुत लंबी क्लास ओवर हो जाएगी। इसके बाद के जो एलिमेंट्स हैं उनका हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस कैसे करते हैं या उनके फॉर्मूले क्या हैं, हमें स्पेशली ड्यूमा मेथड, केल्डाल मेथड नाइट्रोजन के लिए पढ़ना है, उससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद केरियस मेथड जिसमें हम सल्फ़र को फाइंड आउट करेंगे, सल्फ़र का परसेंटेज निकालेंगे, हैलोजन का परसेंटेज निकालेंगे। वो परसेंटेज के लिए छोटे छोटे मेथड से ही हैं, और इस तरह से फॉर्मूले जो बनेंगे वो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन में मेथड से रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो आते हैं वो आप तभी कर पाओगे जब आपको फॉर्मूला याद रहेगा। तो आप फॉर्मूले याद रखना और इससे रिलेटेड छोटी छोटी प्रैक्टिस आप करते रहना, जिससे आपको क्वेश्चंस आने लगे। आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में अगले टॉपिक पर हम बात करेंगे। फ़िलहाल के लिए थैंक यू।